हेलो फ्रेंड्स, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं कांची की शेरवानी आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11th का जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 16 पाचन एवं अवशोषण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेशन एवं एब्जर्वेशन। डाइजेशन मतलब होता है पाचन, एब्जर्वेशन मतलब होता है अवशोषण करना। किसी भी हम लोग जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं, हम लोग जो भी खाते हैं जंतु जगत में सारे जो खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं उसका क्या होता है सरलीकृत होना, मतलब जो इसको हम लोग जटिल पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। और क्या होता है जटिल पदार्थ के रूप में ग्रहण करने के बाद वो सरलीकृत होना उसके पाचन की क्रिया कहलाती है। उसके बाद सरलीकृत होकर जो सरल फॉर्म में जो हमको प्राप्त होता है जैसे प्रोटीन्स, विटामिन्स, है ना, वो सबको क्या होता है जो जिस भी पार्ट्स को, जिस भी बॉडी पार्ट को उसकी नीड होती है, उसकी आवश्यकता होती है, उस तक पहुंचाना और उसके द्वारा उसको ग्रहण करना क्या कहलाता है, उसको चूसना क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन कहलाता है। ठीक है, इस अध्याय में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे इसको पहले देख लेते हैं। तो आहार नाल एवं पाचक ग्रंथियां, हम लोग पाचन के लिए एक मार्ग की, एक माध्यम की आवश्यकता होती है, उसको क्या बोलते हैं, आहार नाल। तो सारे जंतुओं में क्या होता है, एक आहार नाल पाया जाता है और आहार नाल के साथ साथ क्या होती है, पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां क्या होती है, जो पाचक रस और पाचक एंजाइम का स्त्रावण करती है, मतलब सिक्रेशन करती है। तो क्या होता है, जो पाचक ग्रंथियां होती है वो क्या करती है, आहार नाल के साथ अटैच होती है, मतलब कहीं कहीं पे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग पाचक ग्रंथियां होती है, जिसमें से अलग अलग प्रकार के एंजाइम और जठर आंतरिक हार्मोन्स क्या होते हैं, बाहर आते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, इस आंतरिक हार्मोन्स जो होते हैं वो भी निकलते हैं, वो भी सीक्रेट होते हैं, जो पाचन में मुख्य भूमिका का कार्य करते हैं। जो भी चीज़ क्या होता है पाचित नहीं होते रहता है उसको क्या करते हैं, जो जब पाचक रस जो होते हैं, पाचक एंजाइम या पाचक हार्मोन्स जो कहते हैं, वो क्या करते हैं, सरलीकृत करने में सहयोग करते हैं। फिर होता है क्रमानुकंचन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का पाचन। हम लोग जो भी खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उसमें क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा होता है ना। उससे क्या होता है, उनका क्या होता है, पाचन की क्रिया होती है, मतलब जो खाद्य पदार्थ खाते हैं वो जटिल रूप में होता है, उसको सरलीकृत करके क्या प्राप्त करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा प्राप्त करते हैं। इसका क्या होता है, अवशोषण होता है। उसके बाद ये जब सरलीकृत हो जाता है तब अवशोषण होता है। फिर होता है इंगेशन की क्रिया। अवशोषित होने के बाद क्या होता है, इंगेशन मतलब जितनी जरूरत हो उतना रखना और जितना जरूरत ना हो उसको बाहर कर देना। ठीक है, फिर क्या हम लोग का कैलोरी मान ज्ञात करते हैं। कैलोरी मान कैसे होता है वो देखते हैं। फिर उत्सर्जित उत्पाद एवं उनका बहिक्षेपण। अब उसके बाद हम लोग जो चीज़ खाए वो संपूर्ण चीज़ की आवश्यकता है या नहीं बॉडी को, या फिर उसमें से कुछ चीज़ें जो होती है वो हमारे शरीर के लिए नीड नहीं होती है, हमारे शरीर के लिए उसकी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो चीज़ खाते हैं उसमें से जो चीज़ हमको हमारे शरीर को नीड होती है, हमारे शरीर को जिसकी आवश्यकता होती है उसका पाचन होता है, उसके बाद उसका अवशोषण होता है। और जिस खाद्य पदार्थ का अवशोषण नहीं हो पाता या फिर पाचन नहीं हो पाता है उसका क्या होता है, उत्सर्जित पदार्थ के रूप में वो किसी भी तरीके से बाहर निकल जाती है। उसको क्या बोलते हैं, उसका उत्सर्जित उत्पाद का बनना एवं उनका बहिक्षेपण। बहिक्षेपण मतलब होता है बाहर निकालना। ठीक है, फिर अब इन सब में क्या होता है, अगर हम लोग जो खाद्य पदार्थ खाएं और उसके बाद खाद्य पदार्थ में भी अनियमितताएं होती है, कभी कुछ चीज़ किसी मतलब अलग क्या होना चाहिए, अगर वो शरीर में सूट नहीं किया, फिर वो शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया, पचा नहीं पाया, तो उससे क्या होती है, अनियमितताएं आती किसमें, बॉडी में। तो उन अनियमितताओं में कौन कौन सा चीज़ हो जाता है, अपचन हो जाता है, कब्ज होता है, वमन मतलब उल्टी होता है, पीलिया तथा डायरिया संबंधित जो और अनेक बीमारियां होती है पाचन संबंधित, ये सारी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा पार्ट 16 पाचन एवं अवशोषण में इन सारे टॉपिक्स का हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे और सारे क्या बोलते चाहिए, सारे टॉपिक्स को कवर करके बताएंगे कि पाचन और अवशोषण की क्रिया कैसे होती है। अब पहला टॉपिक है इसमें, आप लोग देखिए पहला टॉपिक है आपके पाठ्य पुस्तक में, उसमें है दिया हुआ है पाचन। पाचन पाचन का प्रोसेस क्या होता है, पाचन कैसे होता है, पाचन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। आप लोग पहले से ही जानते हैं कि पाचन क्या होता है। हम लोग कॉमनली देखते हैं कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो क्या होता है, खाना जब खाते हैं तो हम लोग जो अपने मुँह में रखते हैं तो वो दाँत के सहारे वो पीस जाता है। फिर वो पीसते हुए आहार नाल के जो मुख गुहा होता है उसमें एक नली के समान संरचना होता है, ऐसे गले से जाता है, वो क्या होता है उस आहार नाल में वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिर वो धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है तो उसमें कैसे
प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या होता है, जितने भी चीज़ों की शरीर को आवश्यकता होती है उसका ऑब्जर्वेशन हो जाता है। और क्या होता है दूसरा चीज़, उसके बाद अगर जो पदार्थ क्या होते हैं आवश्यकता से अधिक होते हैं या फिर आवश्यकता के बाद की जो चीज़ होती है, मतलब जिसकी आवश्यकता नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं, बहिक्षेपण हो जाता है। तो पाचन क्या है, पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन के रूप में हम लोग ग्रहण किए जाते हैं जो भी खाद्य पदार्थ, वो जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उसको सरलीकृत कर छोटे अणुओं में विघटित करके शरीर में जीव द्रव्य के लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण किया जाता है, वो सरलीकृत होता है। फिर भोज्य पदार्थों में कुछ चीज़ों जैसे शर्करा, लवण, विटामिन एवं जल सरल अवस्था में होते हैं। जैसे हम लोग H2O को डायरेक्ट ग्रहण करते हैं ना, तो H2O क्या होता है, डायरेक्ट ग्रहण करते हैं तो ये और छोटे अणुओं में ज़्यादा नहीं टूट सकता, तो ये क्या होता है एक ही बार में डाइजेस्ट हो जाता है। वैसे ही अगर हम लोग शर्करा लेते हैं, शक्कर, शुगर लेते हैं, वो क्या होता है, वो भी ज़्यादा, वो छोटे अणुओं में पहले से सरलीकृत अवस्था में होता है। ये क्या होता है, ये भी इन छोटे अणुओं में नहीं टूटता है, तो ये क्या होता है आसानी से आहार नाल के दीवारों द्वारा अवशोषित हो जाता है। देखना आप लोग अक्सर अगर बीमार होते हैं या फिर डिहाइड्रेशन अगर आपके बॉडी में हो जाता है तो आपके घर वाले लोग क्या करते हैं, ORS की घोल पिलाते हैं। ORS की घोल क्या होता है, ORS की घोल किससे किससे बनी होती है, शुगर, शक्कर, सॉल्ट और क्या बोलते हैं H2O, है ना, पानी मिला के देते हैं ना। तो इन तीनों चीज़ों में क्या होती है, जो शुगर होता है वो भी क्या होता है, जो शुगर है वो भी क्या है सरलीकृत अवस्था में होता है, सॉल्ट भी होता है वो भी सरलीकृत अवस्था में होता है, और H2O है वो भी सरलीकृत अवस्था में होता है। तो इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट होने की आवश्यकता नहीं होती है, ये क्या होते हैं आहार नाल द्वारा अवशोषित तुरंत हो जाते हैं। और क्या होता है इससे हमारे शरीर को शक्ति मिलती है क्योंकि ये तुरंत अवशोषित हो गए, और जिस चीज़ की नीड थी शरीर को, बॉडी को, वो चीज़ उसको मिल गई। लेकिन अगर हम लोग इसको किसी और चीज़ को ले, जैसे अगर हम लोग दाल खा रहे हैं ना, तो दाल क्या होता है, दाल बहुत बड़ा क्या होना चाहिए आपको, प्रोटीन का, विटामिन का स्रोत होता है प्रोटीन का। तो प्रोटीन में क्या होता है, इसको टूटने में टाइम लगता है, उसका जो टूटने का प्रोसेस होता है, विघटित होने का प्रोसेस होता है, क्रिया होती है, वो लंबे समय तक चलती है, थोड़ा टाइम लगता है। तो क्या कहते हैं, इसलिए ORS का घोल देके जब डिहाइड्रेशन की क्रिया होती है, जब शरीर खाना नहीं पचा पाता होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं ORS की घोल लेते हैं। उसी चीज़ को हम लोग अगर साइंटिफिक भाषा में देखते हैं, तो वो साइंटिफिक लैंग्वेज में देखते हैं तो क्या बोल रहा है कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरलीकृत कर छोटे अणुओं में विघटित करके शरीर में जीव द्रव्य में। अब देखना जब खाना पच जाता है तो उसमें से जो रस निकलता है ना, जो वो क्या होता है, वो ब्लड में आके मिल जाता है, और ब्लड के सहारे क्या होता है, ब्लड और लसिका तंत्र में पहुँच जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसका परिसंचरण किसके माध्यम से होता है, रक्त के माध्यम से पूरे बॉडी में होता है। क्लियर। इसमें और क्या बोल रहा है, सरल अवस्था में रहता था, आसानी से आहार नाल की दीवारों से अवशोषित हो जाते। कौन, जल, शर्करा, विटामिन, है ना। फिर परासरण के फलस्वरूप रक्त संचारण तंत्र एवं लसिका तंत्र में सम्मिलित हो जाते हैं। परासंचरण मतलब क्या होता है आपका, जो आपका मतलब वो जो प्रोटीन विटामिन हम लोग को सरलीकृत अवस्था में मिला है, उसको अगर अब उसको जो जिस बॉडी पार्ट्स को उसकी नीड होगी उसको क्या करेंगे, जिसकी ज़रूरत होगी उसके तक पहुंचाने के लिए उसको क्या करेंगे, माध्यम की आवश्यकता होगी। तो जो माध्यम होता है वो क्या होता है, लसिका तंत्र होता है, या फिर जो ब्लड होता है वो होता है। जो ब्लड होता है वो क्या करता है, पूरी बॉडी में घूमता रहता है, शुद्ध रक्त या फिर अशुद्ध रक्त दोनों के रूप में। तो जो शुद्ध रक्त होता है ना, उसमें क्या होता है, प्योर ब्लड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग, प्योर ब्लड में मिल जाता है। और क्या करता है, O2 से युक्त फील्ड, O2 फील्ड जो ब्लड होता है उसमें जाके मिल जाता है, और वो क्या होता है, जिस बॉडी पार्ट को उसकी नीड होती है उस वहाँ तक वो चला जाता है, और क्या करता है, उस कोशिका अंगों और कोशिकाओं तक वो पहुँच जाता है। क्लियर। अब क्या होता है डाइजेशन, कितने प्रकार का डाइजेशन, तो आप लोग समझ गए कि क्या होता है। अब डाइजेशन कितने प्रकार का होते देखते हैं। तो इसकी प्रक्रिया जो होती है उसकी प्रकृति के आधार पर दो प्रकार की होती है, अंतःकोशिकीय पाचन और बाह्य कोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन क्या होता है, अंतः मतलब आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग को पता है, आप जब आप 11th क्लास में है तो आप लोग ये तो समझ रहे हैं कि अंतः और बाह्य क्या होता है। अंतः मतलब होता है कि अंदर की ओर, और बाह्य मतलब होता है बाहर की ओर। क्लियर। ठीक है, नाम से स्पष्ट है। अंतःकोशिकी, कोशिकीय मतलब कोशिका, और पाचन मतलब तो डाइजेशन हम लोग को पता है कि हम लोग अभी जो पढ़े वो डाइजेशन होता है, और बाह्य कोशिकीय पाचन मतलब बाहरी कोशिका में जो पाचन होता है। क्लियर। तो अंतःकोशिकीय पाचन क्या बोल रहा है कि इस प्रकार के जो पाचन होती है वो प्रोटिस्टा जगत के जीवों में पाई जाती है, जैसे अमीबा में पाया जाता है। ये एक कोशिकीय होता है, मतलब ये एक कोशिका से बना जीव होता है। जैसे हम लोग ह्यूमन लोग क्या होते हैं, बहुत सारे कोशिकाओं से बने होते हैं। तो ये क्या होता है, अमीबा जो एक कोशिकीय जीव में होता है, इसमें क्या होता है, अंतःकोशिकीय पाचन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भोजन जो होते हैं वो सीधे कोशिका के अंदर लिया जाता है, कोशिका के अंदर ही भोजन का पाचन होता है, और अंदर पर ग्रहण द्वारा वो जीव द्रव्यों में द्वारा वितरण हो जाते हैं, आशयों में वितरण हो जाते हैं। और क्या होता है, इन्हीं के द्वारा
पाचन कोशिका के अंदर संपूर्णता में संपन्न होता है, अतः इसे अंतःकोशिकीय पाचन कहते हैं। फिर जो बचे हुए पदार्थ अनपचे पदार्थ होते हैं वो कोशिका द्वारा क्या करते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं, जिसे कोशिका वमन कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। कोशिका वमन मतलब क्या होता है, जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ होता है या उत्सर्जी पदार्थ होता है, अनपचा पदार्थ होता है, उसको कोशिका के द्वारा बाहर निकाल देना क्या कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस कहलाता है, कोशिका वमन कहलाता है। इस प्रकार पाचन स्पंजों और सिलेंट्रेटस में भी पाए जाते हैं। देखते हैं कि अमीबा में कैसे पाया जाता है। ये अगर एक कोशिकीय जीव अमीबा की बात करते हैं तो ये अमीबा का है ना, तो ये क्या करता है, कार्बन फूड लेता है। ये दो प्रकार का फूड हो गया, ठीक है। तो ये अमीबा है, तो क्या करता है, अमीबा का जो होता है वो क्या होता है, एक अंदर अपने अंदर धंसाने के लिए एक जगह तैयार करता है, फूड कैप तैयार करता है। वहाँ से क्या होता है, ये फूड कैप बढ़ता जाता है, जब उसको फूड की आवश्यकता होती है तो वहाँ से क्या होता है, स्यूडोपोडिया ग्रोथ ऑन बोथ साइड ऑफ फूड। तो क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया मतलब क्या होता है, वो दिशा युक्त, स्यूडोपोडिया मतलब होगा दिशा, जैसे इसको इस दिशा में जाना है, फिर इसको इस दिशा में जाना है, दिशा का निर्धारण करने के लिए स्यूडोपोडिया का ग्रोथ होता है। और ये क्या होता है, इसके अंदर घुस जाता है, ठीक है, ये घुस गया। अब इसके अंदर क्या होता है, रिक्तिका होती है ना, तो ये जो रिक्तिका होती है इसके अंदर पूरा इस एक कोशिकीय जीव में ही इसका क्या होगा, डाइजेशन की क्रिया होती है। और क्या होते हैं, उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो रिजेक्टेड कार्बन पार्टिकल जो होता है वो कहीं ना कहीं से ऐसे फूड कैप के द्वारा, जो कैप होता है एक कैप बनाता है, फिर से वो उसके द्वारा बाहर निकल जाता है। और इनडाइजेस्ट फूड पार्टिकल जो होता है वो डाइजेस्ट फूड अंदर अवशोषित हो जाता है, जिसको नीड होता है जहाँ पे, और जो इनडाइजेस्ट फूड होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर। कोशिका वमन मतलब समझिए अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। अब बात करते हैं बाह्य कोशिकीय पाचन की। तो पाचन का वह प्रक्रिया जो कोशिकाओं के बाहर संपन्न होता है ना, कोशिकाओं के बाहर मतलब क्या हो गया, ये तो एक कोशिकीय जीव में होता है, ये क्या होता है, कोशिकाओं के बाहर संपन्न होगा, ये कोशिका में ही संपन्न नहीं होता है, ठीक है, हो गया। बाह्य कोशिकीय जो आपका पाचन होता है वो किस में होता है, मनुष्यों में होता है और अलग अलग जंतुओं में होता है। क्लियर। अंतःकोशिकीय पाचन तथा बाह्य कोशिकीय पाचन में अंतर क्या होता है, अंतःकोशिकीय पाचन और बाह्य कोशिकीय पाचन में क्या होता है। बाह्य कोशिकीय पाचन क्या होता है, यह कोशिकाओं द्वारा बनाए गए गुहा में होता है ना। जो हम लोग मनुष्य लोग आहार नाल का बात करते हैं, एलिमेंट्री केनाल का बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एलिमेंट्री केनाल के द्वारा इसमें होता है डाइजेशन बाह्य कोशिकीय जंतु में। और अंतःकोशिकीय जंतुओं में क्या होता है, ये अंदर एक ही कोशिका के अंदर में सारा चीज़ समाप्त हो जाता है। दैट्स इट। उसके बाद आप लोग को समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखते हैं, ये सब नॉर्मल चीज़ें होती है जो हम लोग की डेली रूटीन में हो रही हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग रोज़ कर रहे हैं। हम लोग अभी तक आप लोग जब तक जी रहे हैं, मतलब जब से पैदा हुए हैं, जब से आपका जन्म हुआ है, तब से आपके बॉडी में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आपको पता है क्या, नहीं। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे, सिर्फ हम लोग अपने बारे में जान रहे कि हमारा बॉडी पार्ट्स कैसा है, हमारे बॉडी पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। और हमारे साथ हमारे आसपास रहने वाले जीव जंतुओं में किस प्रकार का उनका बॉडी पार्ट होता है, उनके में कौन कौन सी कैसी कैसी क्रिया होती है, उनकी जानकारी हम लोग को किसके द्वारा हो रहा है, जीव विज्ञान के द्वारा हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, अर्थात कोशिका के बाहर संपन्न होता है। इस प्रकार कोशिका के पाचन में पाचन एंजाइम विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं द्वारा आहार नाल के स्त्रावित किए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब एलिमेंट्री केनाल होता है उसमें क्या होता है, विशिष्ट एंजाइम पाचन एंजाइम सीक्रेट होता है जो भोज्य पदार्थों को पचाता है। इसमें क्या होता है, रिक्तिका होता है, वैक्यूल। अभी हम लोग अमीबा के में पढ़े कि यहाँ पे वैक्यूल होता है। इसमें कोशिका द्रव्य से पाचन एंजाइम स्त्रावित किए जाते हैं। जो वैक्यूल होता है ना, उसी से पाचक एंजाइम स्त्रावित किए जाते हैं, ठीक है। फिर तीसरा बोल रहा है कि पचित भोज्य पदार्थ आहार नाल की कोशिकाओं से अवशोषित होने के पश्चात रक्त परिसंचरण द्वारा कोशिकाओं तक पहुँचते हैं। तो ये क्या होता है, जो जीव द्रव्य लसिका तंत्र या फिर ब्लड में जो होता है वो मिल जाता है। कौन, पचित भोज्य पदार्थ जो होता है सलीकृत फॉर्म में, वो ब्लड लसिका तंत्र परिसंचरण लसिका तंत्र या फिर ब्लड में जाता है और परिसंचरित हो जाता है। उसके बाद वो कोशिकाओं में पहुंच जाता है। इसमें क्या बोल रहे हैं, अंतःकोशिकी में पाचन का उत्पाद खाद्य रिक्तिका से कोशिका द्रव्य में विस्तारित हो जाता है। जब रिक्तिका में पाचन होता है उस खाद्य पदार्थ का, उसके बाद क्या होता है, कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, उच्च दक्षता वाला पाचन क्रिया होता है। कौन, बाह्य कोशिकीय जंतुओं में, बाह्य कोशिकीय पाचन में। और ये क्या होता है, अल्प दक्षता वाला होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बाह्य कोशिकीय जो होता है, बाह्य कोशिकीय पाचन जो होता है, बाह्य कोशिकीय जो पाचन होता है वो उच्च श्रेणी का होता है और है जो क्या बोलना चाहिए, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है, ठीक है। लेकिन जो अंतःकोशिकीय पाचन होता है वो क्या होता है, निम्न श्रेणी का होता है और यह एक कोशिकीय जंतुओं में पाया जाता है। अब देखते हैं मनुष्य में पाचन।
अभी तक तो हम लोग सारे जंतुओं का पाचन के बारे में, स्टार्टिंग जो होता है वो सारे जंतुओं के पाचन के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जान रहे थे। अब देखते हैं हम लोग स्पेसिफिक मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में, ठीक है। तो पाचन क्या होता है, पाचन के लिए एक तंत्र पाया जाता है, मतलब एक सिस्टम होता है, होल सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है स्टार्टिंग से कहाँ से वो भोजन को अंदर ग्रहण करने से लेके जो डाइजेशन के बाद क्या होता है बाहर निकालने के, जो उत्तरी पदार्थों को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, वो सारी चीज संपन्न होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए एक सिस्टम होता है हमारी बॉडी में जिसको क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र। इसमें क्या होता है आहार नाल, उसमें क्रियाशील विभिन्न पाचक ग्रंथियां से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि मानव पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होता है, अंतर्ग्रहण की क्रिया से होता है, ठीक है। इसमें भी 5 प्रकार के 5 क्रिया होते हैं, 5 प्रोसेस होते हैं। उन क्रियाओं से गुजरने के बाद पूरा जो भोज्य पदार्थ होता है वो पचित होता है और उनका प्रोसेस होता है पूरा ग्रहण करने से लेके पाचन तक और पाचन के बाद उसके बहिक्षेपण तक। क्लियर। उसके बाद देखते हैं इसमें कौन कौन से भाग लेते हैं, मुख एवं मुख गुहा, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ नाम इसका जानते हैं इस टॉपिक में, उसके बाद आगे इसका हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। फिर दूसरा है ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत। क्लियर। और सहायक ग्रंथियां होती है, तो मुख्य ग्रंथि हो गया, ठीक है, ये निम्न अंग हो गया है ना। उसके बाद क्या होती है, इसके साथ साथ और ग्रंथियां भी होती है जो डाइजेशन के लिए क्या प्रदान करती है हम लोग को, लिक्विड प्रदान करती है या फिर क्या बोलना चाहिए हार्मोन्स वगैरह प्रदान करती है जो कैटेलिसिस का कार्य करते हैं और डाइजेशन में हम लोग को सहायता करते हैं। तो कौन कौन सी ग्रंथि होती है, लाल ग्रंथि होती है, यकृत होती है और अग्नाशय होती है, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन इस टॉपिक के बात करेंगे। अब देखते हैं कि मानव का आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन, मानव में आहार नाल कैसा पाया जाता है, कैसा होता है वो देखते हैं। तो मनुष्य का जो आहार नाल होता है वो क्या होता है, पेशीय कुंडलित नलिका के रूप में होता है तथा मुख से लेकर गुदा तक फैला होता है, ठीक है। यह प्रायः 6 से 9 मीटर तक का लंबा होता है। मतलब अगर ये देखें हम लोग, जो पेट होता है उसमें ऐसा घुमा घुमा होता है, इसलिए हमको पता नहीं चलता है, लेकिन क्या होता है ये यहाँ से आएगा, फिर ये क्या होता है यहाँ से ये यहाँ से घूम के आ रहता है, इस टाइप का होता है, ये इस टाइप का दिखता है। ये क्या होता है, कुंडलित होता है, मतलब मुड़ा मुड़ा होता है, सर्पिला आकार में क्रम में होता है और क्या होता है 6 से 9 मीटर तक का लंबा होता है, ठीक है। कई स्थानों पर ये अलग अलग स्वर में मोटा और पतला हो सकता है, मतलब उसको जहाँ पे स्पेस मिलता है वहाँ पे मोटा हो जाता है और जहाँ पे स्पेस कम मिलता है वो वहाँ पे पतला हो जाता है। ये वो क्या होता है बॉडी के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं देखते हैं। तो पहला भाग है मुख एवं मुख गुहा। मुख जो होता है मतलब मनुष्य का जो चेहरा होता है उसके एक अनुप्रस्थ दरार के रूप में होता है। अनुप्रस्थ दरार मतलब क्या होता है, ऐसा टेढ़ा होता है और ये इस आकार में होता है। आप लोग अपना अपना मुंह देख लीजिए, इसमें पता चल जाएगा कि अनुप्रस्थ दरार क्या होता है, ठीक है। मनुष्य के चेहरे पर मुख पर अनुप्रस्थ दरार के रूप में होता है। इसी से भोजन ना मुख के अंदर जाता है, मतलब हम लोग कहाँ से भोजन ग्रहण करते हैं, अपने मुंह में रखते हैं तब तो भोजन अंदर जाता है ना। तो मुख कहाँ होता है आप लोग को पता चल गया। और मुख के अंदर अगर मुख को ऐसे हम लोग खोलते हैं तो ये एक गुहा के रूप में, एक गुफा के रूप में दिखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मुख गुहा बोलते हैं। मुख अंदर की ओर मुख गुहा में खुलता है। ये हमारा बंद है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मुँह, ठीक है। फिर ये जब ऐसे खुला तो क्या हो गया, मुख गुहा। तो मुख गुहा ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरा रहता है। ऊपरी और निचली जबड़ा क्या हो गया आपका, ये हम लोग खोल के देखें है ना, तो 2 पार्ट दिखाई देते हैं हम लोग को ऐसा, जिसमें दांत लगे होते हैं उसको ऊपरी जबड़ा बोलते हैं और नीचे भी जो दांत लगे होते हैं तो निचली जबड़ा बोलते हैं। क्लियर। एवं इसे बंद करने के लिए ऊपर एवं नीचे मांसल होंठ होते हैं, ठीक है। सबके पास है ना होंठ, देख लीजिए। उसके बाद क्या है, जो आगे की ओर दांतों से ढकने का कार्य करते हैं। जो दांत होते हैं उसको ढकने का कार्य कौन करता है, हमारे होंठ करते हैं ना, हमारे लिप्स करते हैं, ठीक है। मुख गुहा के छत को क्या कहते हैं, तालु कहते हैं, पैलेट्स कहते हैं जिसको। जो हमारा मुख गुहा होता है ना, ऊपरी भाग क्या होता है उसको पैलेट्स तालु बोलते हैं, जो 2 भागों का बना होता है। तालु का अगला भाग कठोर होता है और अस्थिल होता है। मतलब सामने का जो भाग होता है, हम लोग मुंह को खोलेंगे तो जो सामने का भाग होता है वो क्या होता है, कठोर होता है और अस्थिल होता है, ठीक है। और जो कठोर तालु होता है उसको हार्ड पैलेट कहते हैं। इसके पश्च भाग में क्या होता है, पेशी तथा संयोजी ऊतकों का बना कोमल तालु होता है। मतलब जब आगे का भाग कठोर होता है, इसके थोड़े से अंदर जाओगे तो जो पीछे का भाग होता है ना वो सॉफ्ट होता है, इसलिए इसको सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। मुख गुहा का निर्माण करने वाले दोनों जबड़ों के किनारे पर दांतों के एक एक पंक्तियां होती है,
जबड़ों के किनारों पर, मतलब ये ऊपर जबड़ा हो गया, नीचे जबड़ा हो गया, फिर जिसमें इसमें क्या होता है, दांत लगे होते हैं एक एक पंक्ति में, एक ही लाइन में होते हैं ना, डबल डबल लाइन में तो होते नहीं है, किसी के डबल लाइन में है क्या, नहीं ना, तो एक एक पंक्तियां होती है। उसके बाद क्या है, मनुष्य के दांत क्या होते हैं, टिकोडोंट प्रकार के होते हैं, अर्थात ये जबड़े की अस्थियों के अंदर में डूबे हुए होते हैं, मतलब गड़े हुए होते हैं। जो जबड़ा होता है उसमें हमारे दांत है ना लगे हुए, इसको क्या बोलते हैं, गर्त दंती। तो मनुष्य में कौन से प्रकार का दांत पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, गर्त दंती। क्लियर, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, मनुष्य में कौन से प्रकार का दांत पाया जाता है, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, गर्त दंती हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं टिकोडोंट, टिकोडोंट, याद रखेंगे इसको। उसके बाद अब देखते हैं कि अच्छा पहला चीज़ देख लिए, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि मनुष्य में बचपन में जो दांत निकलते हैं उसे दूध के दांत बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं। जो हम लोग बचपन में आप जब स्टार्टिंग में जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके जो दांत निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ, दूध के दांत कहते हैं। दूध के दांतों की संख्या क्या होती है, स्थिर होती है, 120 की संख्या में होती है। और जब बड़े हो जाते हैं हम लोग तब दांतों की संख्या कितनी होती है भाई, 32 होती है, 32 होती है। जब बच्चे 6 से 7 साल के होते हैं तब यह दांत क्या होते हैं, एक एक करके गिर जाते हैं। जो दूध के दांत होते हैं ना वो एक एक करके गिर जाते हैं, उनकी जगह पे स्थायी दांत निकलने लगते हैं। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, अभी मैंने बताया 32 होती है, जो 16 ऊपरी जबड़े में तथा 16 निचली जबड़े में एक एक पंक्तियों में लगे होते हैं, ठीक है। मनुष्य के दांत क्या होते हैं, 2 बार निकलते हैं। इस अवस्था को द्विबार दंती कहते हैं। मतलब क्या होता है, देखो पहला चीज हमको क्या मिला, पहला चीज हमको ये मिला कि मनुष्य में किस प्रकार का दांत पाया जाता है, तो गर्दंती, थिकोडोंट बोलते हैं जिसको। उसके बाद दूसरा ये कि हमारे जो दांत होते हैं वो 2 बार निकलते हैं। पहला क्या होता है, दूध के दांत होते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं जिसको, और दूसरा क्या होता है, परमानेंट टीथ बोलते हैं जिसको। जो 32 स्थायी दांत होते हैं परमानेंट टीथ बोलते हैं, जो 32 होते हैं, और जो मिल्क के टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, 20 होते हैं। तो इस अगर 2 बार निकलता है तो इसको क्या बोलते हैं, द्विबार दंती बोलते हैं, डाइफायोडोंट बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारा अब पहला तो मिल्क टीथ हो गया, उसके बारे में हटा दो, ज़्यादा बात करने की उसकी ज़रूरत नहीं है। आप देखते हैं ना स्थायी दांत के बारे में। तो स्थायी जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, इंसाइजर। आप लोग इंग्लिश में नाम याद रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये जो हिंदी का नाम होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इंसाइजर नाम से याद रखेंगे। जब आप लोग अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम दिलाएंगे तो इसमें इंसाइजर करके ही पूछता है, कर्तनक या कृतंक करके नहीं पूछता है। क्लियर। तो ये पकड़ने तथा काटने वाले दांत होते हैं। ये दांत नीचे और ऊपर वाले जबड़े में सामने की तरफ 4-4 के लगे होते हैं। देखते हैं पिक्चर में, हम लोग का जो सामने का 4 दांत होता है ना, 1 2 3 4, ये जो चारों दांत होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, इंसाइजर। ये क्या होता है, पकड़ने के लिए यूज होता है। इसका यूज क्यों होता है, पकड़ने के लिए यूज होता है। क्लियर। उसके बाद क्या होते हैं, भेदक। दूसरा है भेदक या रदनक, इसको क्या बोलते हैं, केनाइन। दूसरा क्या है, केनाइन। पहला इंसाइजर, दूसरा केनाइन। केनाइन क्या होते हैं, ये फाड़ने वाले दांत होते हैं, ये नुकीले और लंबे होते हैं, जो दोनों जबड़ों में कर्तनक के बाद एक एक और स्थित होते हैं, ठीक है, एक एक और होते हैं। ये जो हो गया देखो 4-4 भाग हो गए, फिर 4-4 दांत के बाद क्या हो गया, जो 1 2 3 4 दांत के बाद हो गया केनाइन। ये जो होते हैं वो नुकीले होते हैं, फाड़ने के लिए होते हैं। पहला जो होता है वो खाना पकड़ने के लिए होता है, फिर जो दूसरा होता है वो क्या होता है, फाड़ने के लिए होता है खाना, ठीक है। उसके बाद क्या है, तीसरा जो बोल रहा है, तीसरा जो है अग्र चवर्णक या फिर प्रीमोलर, जो केनाइन के दोनों और क्या होता है, दो तरफ देखो पहला 4 हो गया, वो क्या हो गया, इंसाइजर। फिर उसके जस्ट बगल वाला क्या हो गया, केनाइन। केनाइन के बाद जस्ट जो बगल वाले दांत होते हैं 2-2 की संख्या में होते हैं, 1 और 2 की संख्या में होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रीमोलर दांत बोलते हैं। ये कुचलने वाले दांत होते हैं, मतलब हम लोग खाना को क्या करते हैं, वहां पे रख के चबाते हैं, ठीक है। यहाँ से सामने वाले दांतों से चबा सकते हैं क्या, नहीं। सामने वाले दांत जो होते हैं वो चबाने के लिए नहीं होते हैं, जो हम लोग के साइड वाले दांत होते हैं वो सिर्फ चबाने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, प्रीमोलर दांत, जो दोनों और 2-2 की संख्या में उपस्थित होते हैं, ऊपरी भाग में भी और निचली भाग में भी, ठीक है। फिर चौथा भाग है मोलर। मोलर क्या होता है, प्री मोलर के बाद पश्चात जो दांत होते हैं उसको बोलते हैं मोलर। ये 3-3 वाले दांत होते हैं, 3-3 की संख्या में उपस्थित होते हैं, 1 2 3। और ये क्या होते हैं, चौड़े होते हैं, नुकीले नहीं होते, ये चौड़े होते हैं। इसमें स्थान होता है कि ये खाने को दबाए। इस तरह मनुष्य में क्या होते हैं, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से, इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर।
इंसाइजर की संख्या क्या होती है, 4 होती है, केनाइन की संख्या 1 होती है, प्री मोलर की संख्या 2-2 की होती है और मोलर की संख्या क्या होती है, 3-3 की होती है। ठीक है, ऐसे दांत वाले प्राणी को विषमदंती हेटेरोडोंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, इस प्रकार दांत वाले जीवों को क्या बोलते हैं, विषमदंती या हेटेरोडोंट। मतलब क्या होता है, जो प्राणी हम लोग मनुष्य हैं वो विषमदंती हैं, ठीक है, हेटेरोडोंट कहते हैं। मनुष्य के ऊपरी तथा निचली जबड़े के प्रत्येक और क्या होता है, पीछे से दांतों की संख्या क्या है, निम्नलिखित होते हैं। जैसे इंसाइजर, केनाइन, हम लोग इन सबके इसका दंत सूत्र निकलता है जिसको क्या बोलते हैं, डेंटल फॉर्मूला। जितने भी दांत उपस्थित होते हैं ना उसके अनुसार इसका क्या बोलते हैं, डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया, डेंटल फॉर्मूला क्या होगा आपका, क्या हो गया, इंसाइजर जो हो गया वो क्या हो गया 4, क्लियर। फिर जो केनाइन होता है वो क्या हो गया 2, ठीक, 4 और 2 हो गया। उसके बाद जो प्री मोलर होता है वो क्या होता है 4 और जो मोलर होता है वो हो गया आपका 6, ठीक। इस हिसाब से उसका फॉर्मूला बनता है जिसको क्या बोलते हैं, डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इंसाइजर कैसा दिखाई देता है, उसके बाद केनाइन क्या होता है, नुकीला होता है। फिर प्री मोलर होता है, वो क्या होता है, चौड़ा होता है, लेकिन ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है जितना मोलर होता है, क्लियर। ये चारों डायग्राम्स को आप लोग देख सकते हैं क्लियर कि कैसे कैसे हम लोग की दांत होती है। लेकिन अक्षर में ना देख के अगर आपको स्वयं ओरिजिनल में देखना है तो अपने मुख को अगर आईने में देखिए, या फिर सबके पास आजकल क्या है, स्मार्टफोन है, तो उस स्मार्टफोन का यूज़ कीजिए और उसके फोटो खींच के देखिए कि आपके दांत कैसे कैसे दिखाई देते हैं। उसमें से आप पहचानिए कि इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर क्या क्या होता है। ठीक है, अगर टूथ का एनाटॉमी देखते हैं, टीथ का एनाटॉमी मतलब क्या हो गया आपका, वो कौन कौन से संरचनाओं से मिलकर बना होता है, अगर उसको देखते हैं तो कौन कौन सी संरचना से मिलकर बना होता है टीथ, इस प्रकार का दिखाई देता है एक टीथ। ठीक है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, टीथ में भी 2-3 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है क्राउन, ऊपरी जो भाग होता है उसको बोलते हैं क्राउन। मिड का भाग होता है, बीच में जो भाग होता है जो थोड़ा सा क्या होता है अंदर दबा हुआ होता है, जहाँ से वो जबड़े से जुड़ा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। फिर जो नीचे का भाग होता है जो पूरा घुसा हुआ होता है अंदर में जबड़े के, उसको बोलते हैं रूट, क्लियर। ये 3 भाग हो गए। अब इन तीनों भागों में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं ये देखते हैं। ठीक है, देखो पहला है डेंटाइन, ऊपर पहला है इनेमल। जो आपका जो दांत होता है वो एक्चुअल में तो होता पीला ही है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर क्या होता है, इनेमल का परत चढ़ा होता है। इनेमल क्या होता है, चमकदार सफेद रंग का चमकदार भाग होता है जिसको क्या बोलते हैं, इनेमल। इनेमल, ये जो व्हाइट वाला भाग दिखाई देता है ना वो आपको वो इनेमल हो गया। फिर जो थोड़ा येलो वाला पार्ट होता है वो है आपका डेंटाइन। आप लोग क्या कहते हैं, आपका जो दांत सफेद होता है उसको वो पीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि अगर आप जो ब्रश करते हैं ना, आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक जो ब्रश करता है उसका क्या होता है, जो इनेमल होता है वो घिस के बाहर निकल जाता है, इसलिए आपके दांत पीले दिखाई देते हैं, क्लियर। उसको जो पीला वाला भाग दिखाई देता है उसको बोलते हैं डेंटाइन। ठीक है, इसलिए ज़्यादा टाइम तक ब्रश नहीं करना चाहिए जिससे क्या होता है, इनेमल हट जाता है। उसके बाद है पल्प। पल्प क्या है, जो जहाँ पे रूट जो होते हैं जिससे क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन चलते रहता है उसको बोलते हैं पल्प। फिर होता है गम टिश्यू। गम टिश्यू क्या होता है, जहाँ से ये ऐड हुए मतलब जबड़े से जुड़े हुए होते हैं उसके गम टिश्यू बोलते हैं। गम टिश्यू और दांत को जोड़ने के मध्य में एक हड्डी पाया जाता है, इसको बोलते हैं बोन। फिर जहाँ से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं सीमेंट। और इन सब के बीच में क्या पाया जाता है, ब्लड क्या होता है, ब्लड वेसल्स पाया जाता है जिसमें से वो ब्लड का आदान प्रदान करता है, क्लियर। अब देखते हैं दूध के दांत कैसे कैसे होते हैं और दूध के दांत में कब टूटते हैं, कब आते हैं और कितने की संख्या में होती है ये देखते हैं। ठीक है, मनुष्यों के बचपन में निकलने वाले दांत को क्या बोलते हैं, दूध दांत। जो स्थायी दांत से पहले निकलते हैं इसे दूध के दांत बोलते हैं। दूध के दांत में क्या होता है, इंसाइजर जो होता है, उस इंसाइजर की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, इंसाइजर। उसके बाद क्या होता है, केनाइन की संख्या भी 8 होती है। और क्या होते हैं, ये जो दांत होते हैं वो 6 से 13 वर्ष की आयु में टूटना प्रारंभ कर देते हैं। 6 वर्ष से टूटना प्रारंभ कर देते हैं और 13 वर्ष तक क्या करते हैं, टूट के फिर से दूसरी बार परमानेंट दांत के रूप में निकलना प्रारंभ कर देते हैं। दूध के दांत क्या होते हैं, इनकी संख्या जो होती है, टोटल संख्या जो होती है, टोटल नंबर कितने होते हैं, 20 होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 10 दांत होते हैं, मतलब 10 ऊपर होंगे और 10 नीचे होंगे। ठीक है, अर्ध जबड़ा अनुसार पाया जाता है। मतलब अर्ध जबड़ा मतलब क्या हो गया, आधा ऊपर की ओर आधा नीचे की ओर। आधा जो 10 होता है ऊपर की ओर होता है और जो नीचे की ओर होता है वो 10 होता है। ठीक है, कितने भाग होते हैं, अभी हम लोग ने टूथ का एनाटॉमी देखा, उस एनाटॉमी के अनुसार 3 भाग होते हैं, आपको पहले ही पता चल चुका है। पहला है क्राउन, फिर दूसरा है नेक और तीसरा है रूट, क्लियर। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है एनाटॉमी उसके अनुसार हम लोग इस टॉपिक को एक बार और देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं ये
कि प्रत्येक दांत के अंदर एक जो होता है पल्प कैविटी मज्जा गुहा पाया जाता है, जो खाली स्थान होता है ना वो, तो उसको क्या बोलते हैं मज्जा गुहा। फिर इसमें रक्त वाहिनी संयोजी ऊतक तथा तंत्रिका सूत्र से भरी रहती है। हम लोग जो ब्लड वेसल्स देखे वो क्या होता है, उसी को बोल रहा है कि रक्त वाहिनी उपस्थित होती है। मज्जा गुहा में दंत निर्माणी कोशिकाएं होते हैं, इसको क्या बोलते हैं कॉन्डेंटेबल टेबलास्ट बोलते हैं। ये क्या होता है दांत का निर्माण करती है, ठीक है। दंत कोशिकाएं में क्या होता है रुधिर कोशिकाएं जो होता है वो पोषक तत्वों को ग्रहण करके दांतों में क्या करता है स्त्रावण करता है। अभी हम लोग ने पढ़ा जो पीले रंग की संरचना होती है उसको बोलते हैं डेंटाइन बोलते हैं। बाहर जो उन दोनों को जोड़े रखता है उसको क्या बोलते हैं सीमेंट बोलते हैं। जो बाहर में सफ़ेद चमकीला आवरण होता है उसको बोलते हैं इनेमल। ये क्या होता है इनेमल जो होता है वो शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। एक निश्चित आयु के बाद मज्जा गुहा का छिद्र बंद हो जाता है जिससे पोषण रुक जाता है और दांत जो होते हैं वो धीरे धीरे गिरने लगते हैं। अच्छा, जब आपका मतलब जब मनुष्यों का उम्र होता है, एक उम्र जब बढ़ता जाता है मतलब 50+ जब लोग होते जाते हैं तो उनके दांत झड़ने लगते हैं। क्यों झड़ने लगते हैं इसका रीजन यहाँ पे पता चल रहा है आप लोग को, ठीक है। इसमें क्या होता है जो मज्जा गुहा होता है मतलब जो पल्प कैविटी होती है उसका क्या होता है छिद्र जो होता है मतलब उसमें जो छेद होता है जहाँ से क्या होता है ब्लड वेसल्स आए होते हैं। देखो डायग्राम में दिए खाया है, ये जो आपका पल्प कैविटी है ना, इसमें क्या है ये पल्प कैविटी में क्या है पल्प कैविटी में ब्लड वेसल्स आए हुए हैं। ये कहाँ से आए हुए हैं यहाँ से आए हुए हैं नीचे से, है ना। तो इस ये जो छिद्र होता है ना वो एक उम्र के साथ क्या हो जाता है बंद हो जाता है। तो ये ब्लड वेसल्स है उसमें क्या होता है इसमें पोषण पदार्थों का जो होता है वो कंप्लीट नहीं कर पाता क्योंकि ब्लड वेसल्स काम करना बंद कर देते हैं। तो क्या होगा वो ब्लड अगर उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो तो नष्ट होगा ही। इसी कारण क्या होता है कि एक उम्र के बाद मनुष्यों में दांत झड़ना प्रारंभ हो जाता है, इसके पश्चात दांत नहीं आते हैं फिर से, ठीक है। मुख गुहा के फर्श के पश्च भाग में मांसल मोटी और लचीली रचना के रूप में अब ये हो गया मुख गुहा का जो बाहरी भाग हो गया। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा लिप्स के बारे में पढ़ा, मुख गुहा के बारे में पढ़ा, है ना। उसके बाद पैलेट्स के बारे में पढ़ा। पैलेट्स के बारे पढ़ने के बाद हम लोग ने क्या पढ़ा टीथ के बारे में पढ़ा। टीथ के बारे में पढ़ने के बाद मतलब आपके दांतों के पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग उसके बाद जीभ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है मुख गुहा के फर्श जो मुख गुहा होता है ना उसके पश्च जो भाग होता है उसमें क्या होती है एक मांसल मोटी लचीली रचना होती है जिसे जिह्वा या जीभ कहते हैं, जिसे इंग्लिश में टंग कहते हैं, जो आगे की ओर स्वतंत्र रहती है तथा पीछे की ओर फर्श से जुड़ी रहती है। मतलब देखना हम लोग उसको जीभ को आगे से आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन पीछे से उसको कुछ कर सकते हैं क्या नहीं। ये क्या होती है लचीली संरचना होती है, मतलब ये मुड़ जाती है सीधी हो जाती है पहला चीज, ठीक है। और ये क्या होती है मोटी और मांसल होती है ना, ठीक। ये क्या होती है आगे से स्वतंत्र होती है और पीछे से जुड़ी हुई होती है फर्श से। कैसे दिखाई देता है जीभ ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है जिह्वा के क्या क्या कार्य होते हैं। जीवा तो पता चल गया, जीभ तो पता है ही आपको, तो इनके कार्य क्या क्या होते हैं देखते हैं। यह भोजन को चबाने तथा उसमें लार को मिश्रित करने का कार्य करते हैं। जो हमारे मुंह होता है ना उसमें क्या होता है लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथियां जो होती है आपके मुंह में जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसको लार बोलते हैं, ठीक है। तो लार को कौन मिश्रित करता है खाने के साथ जीभ मिश्रित करता है, ठीक है। ये क्या होता है यह मुख गुहा तथा दांतों को साफ करती है, क्लियर। यह भोजन के अंतर्ग्रहण में सहायता करती है। हम लोग जीभ के सहारे ही भोजन को अंदर ढकेलते हैं ना। जो गुहा होता है हमारा जहाँ से एलिमेंट्री कैनाल शुरू होता है, गुहा जो कैविटी शुरू होती है उसको क्या करते हैं हम लोग जीभ के सहारे से ही उसको अंदर ढकेलते हैं। उसको क्या बोलते हैं अंतर्ग्रहण में सहायता करती है। यह स्वाद के उद्दीपनों को ग्रहण करती है। हमको खाने का स्वाद के बारे में कहाँ से पता चलता है जीभ के माध्यम से पता चलता है। आपको दांतों के माध्यम से थोड़ी ना पता चलता है, सिर्फ जीभ के माध्यम से हम लोग उसके सेंस को पहचान सकते हैं कि ये मीठा है खट्टा है तीखा है कि किस प्रकार का कड़वा है कि किस प्रकार का स्वाद होता है। तो अर्थात जो जीभ होता है वो क्या करता है स्वाद को पहचानने का कार्य करता है। ये शब्दों के सुस्पष्ट उच्चारण में सहायता करती है। ये सहायक पाचक अंग का कार्य करती है। पाचक अंग का कार्य करती है मतलब लार जो होता है उसको मिश्रित करने का कार्य करती है। और लार कहाँ से निकलता है जीभ से निकलता है, ठीक है। तो ये क्या होता है लार ग्रंथियों से निकलता है और लार ग्रंथि कहाँ पर स्थित होता है जीभ के पास स्थित होता है। ये सहायक पाचक अंग का कार्य करती है क्योंकि पाचक अंग क्या है लार ग्रंथि है, लेकिन उसके जो माध्यम होता है वो कौन से माध्यम से होता है जीभ के, इस तरह से सहायक पाचक अंग भी कहते हैं। और ये क्या होता है शब्दों के सुस्पष्ट उच्चारण में सहायता करती है। जब हम लोग आप लोग कोई भी शब्द बोलते हैं, आप लोग जब बात करते हैं तो शब्द का उच्चारण जो होता है वो किसके माध्यम से होता है जीभों के माध्यम से होता है, जीभ के माध्यम से होता है, ठीक है। अगर हम लोग एक मुख गुहा का अगर कंप्लीट देखेंगे तो कैसा होता है ये ए है मुख द्वार,
ठीक है, ये हो गया आपका लिप्स हो गया। फिर क्या है, लिप्स के बाद क्या है, ये आपका तालू हो गया जिसमें हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट है। ठीक है, उसके बाद हमको दांत का पता है, हमको दांत पढ़े हम लोग अब दांत के बारे में, तो क्या हो गया, इंसेजर हो गया, केनाइन हो गया, मोलर, प्री मोलर हो गया और मोलर हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, टंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, टंग के बारे में पढ़े हैं। अब टंग में आपके जीभ में कहाँ कहाँ पे खाना रखने से पता चलता है कि कौन सा स्वाद है। तो जीभ में कितने प्रकार होते हैं, 1, 2 और 3 और 4 प्रकार के टेस्ट के बारे में पता चलता है। पहला टेस्ट क्या है, स्वीट, स्वीट मतलब होता है मीठा। फिर सॉल्टी, सॉल्टी मतलब होता है नमकीन। ठीक है, सॉर मतलब होता है तीखा और बीटर मतलब होता है कड़वा। अगर हम लोग जहाँ जहाँ पे खाना जब हम लोग का पड़ता है ना जीभ के इस भाग में, तो वहाँ से हमको पता चलता है कि ये क्या है, खाना कैसा है, मीठा है, नमकीन है, तीखा है कि कड़वा है। किस भाग में पता चलता है, जीभ में 4 प्रकार के 4 भाग होते हैं, 4 भागों में डिवाइडेड होता है जीभ, उसके अलग अलग भागों में उसका क्या पता चलता है कि खाने का स्वाद कैसा है। ठीक है।